अनुपम अलख निरंजन हे, अनुपम अलख निरंजन हे, हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन हे, हे सुख शांति निकेतन हे, हे जगत्राता विश्व विधाता। प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक, प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक, जीवन के अवलंबन है, जीवन के अवलंबन है, हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन है, हे सुख शांति निकेतन है, हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन है, 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 हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन है, हे सुख शांति निकेतन है, हे सुख शांति निकेतन है। सवेरे की नमस्ते। आज का शुभ विचार है नो प्रेशर नो डायमंड्स। हिंदी में अर्थ है श्रम के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती है। जैसे यदि हमें परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना है तो हमें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि जब हम परिश्रम करेंगे तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल स्वतः ही मिलता रहेगा। धन्यवाद। Good morning everyone. Today's word is factor. F A C T O R factor. फैक्टर का अर्थ होता है कारक, कारण, अवयव, अभिकर्ता। सबसे पहले देखते हैं कारक। कारक का अर्थ होता है जो किसी चीज़ का कारण होता है, यानी जो किसी चीज़ को करता है वह कारक होता है। कारण यानी जिस कारण से कोई चीज़ होती है। अवयव यानी जिस चीज़ से कोई चीज़ बनी होती है। जैसे जो दो चीज़ों से मिलकर अगर कोई चीज़ बनी है तो वे उसके अवयव हैं। इसके अलावा इसके अर्थ होते हैं गुणनखंड, अभिकर्ता, आड़तिया। अभिकर्ता यानी जो दूसरों के लिए कार्य करता है या दूसरे की जगह भूमिका निभाता है। आइए अब इनको सेंटेंसेस में अच्छी तरह से समझते हैं। लक इज सर्टेनली वन डिसाइडिंग फैक्टर। भाग्य निश्चित रूप से एक निर्णायक कारक है। स्ट्रेस इज ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू मैनी इलनेसेस। तनाव कई बीमारियों में एक योगदान कारक है, यानी तनाव कई बीमारियों को जन्म देने का कारण, कारक, अवयव या अभिकर्ता है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों। पजल ऑफ द डे। आज की पहेली क्या है बच्चों? सुनो। धरती में पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, हिलता पर कभी न चल पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। सोचो बच्चों क्या है इसका उत्तर? सोचो सोचो। इसका उत्तर है बच्चों पेड़। धन्यवाद।
हिस्ट्री ऑफ द डे, आज का इतिहास। आज ही के दिन 1898 में मैरी क्यूरी और उनके पति पियर ने रेडियम की खोज की। 1911 में आज ही भारत के पहले स्वदेशी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सोराबजी पोच खानावाला ने की। सुप्रभात। इसी क्रम में प्रस्तुत है स्पेशल ऑफ द डे यानी आज का विशेष। आज का विशेष है रेडियम। रेडियम एक चमकने वाली धातु है जो नमक जैसा दिखता है। इसका संकेत Ra तथा इसका परमाणु क्रमांक 88 होता है। आज से ठीक 121 वर्ष पूर्व यानी 21 दिसंबर 1898 में पोलैंड की रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी तथा फ्रांस के रसायन शास्त्री पियरे क्यूरी ने रेडियम नाम के रेडियोधर्मी तत्व की खोज की। अंधेरे में उजाला फैलाने एवं चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव लाने वाले रेडियम का इस्तेमाल इसके चमक के कारण पेंट, कपड़ों, घड़ी की सुई आदि में किया गया। परंतु कुछ समय पहले इसमें रेडियोधर्मी प्रवृत्ति के मौजूद होने से होने वाले विकिरण के नुकसान सामने आए, जिसके बाद इसके प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई। इसका प्रयोग कैंसर के इलाज में भी होता है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज की प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। आप तैयार हैं ना? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? और इसका उत्तर है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल का क्या नाम था? सरोजनी नायडू इस प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम था? और इसका उत्तर है सुचेता कृपलानी। चौथा प्रश्न, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? और इसका उत्तर है मीरा कुमार। पांचवा और आखिरी प्रश्न, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मौलंकर, गणेश वासुदेव मौलंकर इसका उत्तर है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की मॉर्निंग असेंबली की बाल कविता का शीर्षक है नैया मेरी बड़ी मज़े की। तो चलो शुरू करते हैं। नैया मेरी बड़ी मज़े की, लहरों पर झूला करती, कागज़ की वो बनी हुई है, फूलों का बोझा भरती, गुड्डे गुड़ियों को ले जाकर है तालाब दिखा लाती, परवाह उसे न पतवारों की, बिन माझी आती जाती, आहा कितनी हल्की वो है, जल में डूबती है नहीं, कहीं किसी ने देखी है क्या ऐसी सुंदर नाव कहीं, नैया मेरी बड़ी मज़े की, लहरों पर झूला करती। ओके, थैंक यू। नमस्कार। आज की बाल कहानी का शीर्षक है स्वावलंबन। बात बहुत पुरानी है। बंगाल के एक छोटे से स्टेशन पर एक रेलगाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से एक आधुनिक नौजवान लड़का उतरा। लड़के के पास एक छोटा सा संदूक था। स्टेशन पर उतरते ही लड़के ने कुली को आवाज देना शुरू कर दिया, कुली कुली। वह एक छोटा सा स्टेशन था जहां पर ज्यादा लोग उतरते नहीं थे, इसलिए वहां उस स्टेशन पर कुली नहीं थे। स्टेशन पर कुली ना देखकर लड़का परेशान हो गया। इतने में एक अधेड़ उम्र का आदमी धोती कुर्ता पहने हुए उसके पास आया। लड़के ने उसे ही कुली समझा और उसे सामान उठाने के लिए कहा। धोती कुर्ता पहने हुए आदमी ने चुपचाप संदूक उठाया और आधुनिक नौजवान के पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर नौजवान ने कुली को पैसे देने चाहे, पर कुली ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और नौजवान लड़के को धन्यवाद दिया। पैसे की मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी अगर तुम देना चाहते हो तो एक वचन दो कि आगे से तुम अपना सारा काम अपने हाथों ही करोगे। अपना काम अपने आप करने से ही हम स्वावलंबी बनेंगे, और जिस देश का नौजवान स्वावलंबी नहीं हो वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। देश को सुखी और समृद्धशाली बनाने के लिए अपने काम को स्वयं ही करना होता है।
धोती कुर्ता पहने ये व्यक्ति स्वयं उस समय के महान समाज सेवक और प्रसिद्ध विद्वान ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें कभी भी अपना काम दूसरों से नहीं कराना चाहिए, बल्कि स्वयं करना चाहिए। कहानी बहुत रोचक है, बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट और सेल्फ में हम बात करेंगे स्कूल रूटीन एंड डिसिप्लिन चेकलिस्ट की। अगर विद्यालय में अनुशासन की संस्कृति विकसित है और परिवेश शिक्षण के अनुकूल है तो वहाँ पढ़ने वाले छात्र आधी शिक्षा तो अपने परिवेश से ही पालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब बच्चे विद्यालय आएँ तो घर से अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर आएँ और विद्यालय में शिक्षकों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रोज़ सुबह समय से दैनिक प्रार्थना सभा हो और प्रार्थना सभा में विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनके संपादन की जिम्मेदारी पूर्व निर्धारित हो। प्रार्थना सभा में बच्चे क्रमवार खड़े हों और उन्हें प्रतिदिन पीटी करवाई जाती हो। बच्चे अपने शिक्षक या आगंतुक के आने पर खड़े होकर उनका अभिवादन करते हों। कक्षा में आने जाने, पानी पीने, टॉयलेट जाने या बाहर जाने आदि के लिए पूछकर आने जाने की संस्कृति विकसित हो। बच्चों में थैंक यू अथवा धन्यवाद कहने की संस्कृति विकसित हो। बच्चे शिक्षण काल के दौरान अपनी कक्षा में ही रहते हों। बच्चे एमडीएम के लिए लाइन में लगकर भोजन प्राप्त करते हों और भोजन मंत्र या प्रार्थना पढ़कर भोजन ग्रहण करते हों। बच्चे विद्यालय परिवेश को साफ सुथरा रखने के लिए जिम्मेदार हों। सायंकालीन सभा के पश्चात विद्यालय समाप्त होता हो। अगर उपरोक्त चीज़ें आप अपने विद्यालय में सफलतापूर्वक लागू करने में सफल हैं तो यकीन मानिए आपका विद्यालय आदर्श विद्यालय बनने की ओर अग्रसर है और आप स्वयं बधाई के पात्र हैं। अब समस्या आती है कि इन्हें लागू कैसे करें। तो इसका सबसे स्मार्ट तरीका यह है कि आप सबसे पहले अपने विद्यालय के उन बच्चों का चयन करें जिनकी समझ अच्छी हो, जो बेहतर ढंग से पढ़ना लिखना और बोलना जानते हो। आपको शुरुआत उन्हीं से करनी है। उन्हें ही प्रार्थना गीत सिखाना है, उन्हें ही प्रतिज्ञा सिखानी है, उन्हें ही वंदे मातरम और भोजन मंत्र सिखाना है, उन्हें ही प्रार्थना सभा के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी लेनी है, उन्हें ही वो सब सिखाना है जिन चीज़ों को अपने विद्यालय में लागू करना चाहते हैं। इन छात्रों की समिति बनाकर आप बाल संसद का भी रूप दे सकते हैं। ये बच्चे नई चीज़ों को एफर्टलेसली बहुत तेज़ी से सीख जाएंगे। फिर उन्हीं के माध्यम से वह चीज़ें पूरे विद्यालय में वैसे ही लागू हो जाएंगी जैसे ऊपर से सिर पर पानी डालने से नीचे तक पैर अपने आप भीग जाता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची के जुड़े हुए लर्निंग आउटकम के संबंध में हमारा रोजाना प्रसारित होने वाला कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम एक एलो कोड के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 4 के गणित विषय के एलो कोड M406 के बारे में, जिसमें बच्चे चारों गणितीय संक्रियाओं के बारे में शाब्दिक प्रश्नों को हल करने की बात कही गई है। आइए देखते हैं इस एलो कोड को अचीव करने के लिए हम किस प्रकार की गतिविधि कक्षा शिक्षण में करा सकते हैं। यहाँ कराई जाने वाली गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपने शिक्षण में करा सकते हैं। सभी शिक्षक मित्रों से मेरा एक अनुरोध है कि जब भी छात्रों के साथ किसी भी प्रश्न पर चर्चा आरंभ करें तो उसे वहीं से शुरू करें जहां तक उनका अनुभव हो। चूंकि यहाँ शाब्दिक प्रश्न हल करने की बात कही जा रही है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त गतिविधि मेरे अनुसार दुकानदार और ग्राहक वाली रहती है। छात्र अपने दैनिक जीवन में समय समय पर दुकान पर टॉफ़ी, बिस्किट या अपने खेल खिलौने अथवा खाने पीने की अन्य चीज़ें लेने अक्सर जाते रहते हैं। तो जब भी उनके साथ ये गतिविधियां कराएं तो उनके अनुभवों से जुड़ी हुई हों और उनको जब निर्देश दें तो पूरा वाक्य कहें। जैसे मान लीजिए नीरज छात्र के साथ हम बात कर रहे हैं कि नीरज, यदि तुम 5 रुपए की 10 टॉफ़ी दुकानदार से लेकर आते हो तो अब ये बताओ 1 रुपए की कितनी लेकर आओगे, या दुकानदार आपको 1 रुपए की कितनी टॉफ़ी देगा। ठीक इसी तरह से राजू, यदि पूरी कक्षा के कुल 35 छात्र तुमको 2-2 टॉफ़ी दें तो बताओ तुम्हारे पास कुल कितनी टॉफ़ियां होंगी। इस प्रकार के व्यवहारिक प्रश्न पूरे स्टेटमेंट के साथ बच्चों के साथ करें। यथासंभव प्रयास करें कि काल्पनिक सवाल छात्रों से न हो, व्यवहारिक प्रश्न ही करें। आप देखेंगे कि इन व्यवहारिक प्रश्नों को छात्र बेहतर तरीके से हल कर पा रहे हैं। और जब भी आप गतिविधि कराएं तो पूरी गंभीरता के साथ उनके साथ जुड़े रहें। आपकी सक्रिय भागीदारी ही छात्रों की सक्रिय भागीदारी तय कर पाएगी।
याद रहे, आपसे अधिक छात्र सक्रिय होने चाहिए। तो इस प्रकार से कराते रहें गतिविधियां, हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।